आज इतने दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा था। ननद मीरा शादी के बाद पूरे 4 महीने बाद मायके आई थी, इसलिए पूरा परिवार एक साथ बैठकर बारामदे में बतिया रहा था। वहीं घर की बहू कंचन सबको नाश्ता परोस रही थी। नाश्ते में कचौरी और सूजी का हलवा देखकर सास दिव्यांशी जी बोली, कंचन ये क्या बनाया है तुमने? तुम्हें पता है ना, मीरा को पनीर के पकौड़े पसंद है और पूरे 4 महीने बाद ससुराल से मायके आई है तो कम से कम नाश्ता तो उसकी पसंद का बना देती। उनकी बात सुनकर कंचन ने कहा, मम्मी जी मैं गई थी दुकान पर, दुकान बंद थी तो पनीर नहीं मिला। अरे तो कॉलोनी की दुकान बंद थी तो आगे की कॉलोनी में जाकर ले आती। जानती हूँ सब बहाने हैं, मेरे बेटे को बनाकर खिलाने में जोर आता है। दिव्यांशी जी ने मुंह बिगड़ाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, अब कचौरी और हलवा बन गया है तो अभी यही नाश्ता कर लो। अभी तो हमारी मीरा 10 दिन यहीं पर है, फिर कभी बना के खिला देना। ससुर मोहन जी ने बात को वहीं रोकते हुए कहा, पर पापा जब खाने की इच्छा होती है तभी तो खाया जाता है। इच्छा भी हो रही है पर बाद में खिलाओगे भला, ये भी कोई बात हुई? भाभी को नहीं बनाना था तो बता देती, मैं तो खुद ही रसोई में जाकर बना लेती। क्या मुझे नहीं पता रसोई कहाँ है और कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है? अब की बार मीरा ने कहा, मीरा क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो, जो है वो खा लो। ससुर जी ने दोबारा कहा। यह सुनकर दिव्यांशी जी मुंह बिगड़ाते हुए बोली, हाँ बहू के पीछे बेटी को सुना दो, इतने दिनों बाद ससुराल से आई है। यो नहीं कि 2 बोल प्यार के बोल दो। बहू की गलती के कारण उसे सुनाया जा रहा है। अंतिम वाक्य पर दिव्यांशी जी ने जोर देकर कहा, जो कि कमरे में से आते हुए उनके बेटे मानव ने सुन लिया। आखिर उसी को सुनाने के लिए तो ये बात कही गई थी। मानव का गुस्सा तेज है, यह बात दिव्यांशी जी अच्छे से जानती हैं, पर फिर भी जानबूझकर अपने बेटे बहू में झगड़ा करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। और मानव वो तो इतना महान है कि जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना देता। मानव कमरे में आते हुए बोला, क्या बात है कंचन, तुमने मीरा के लिए पनीर के पकौड़े क्यों नहीं बनाया? मुझसे कहती तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता, मना क्यों किया तुमने? कंचन डरते हुए बोली, मैंने मना नहीं किया है मानव जी, मैं गई थी कमरे में आपको बोलने के लिए, लेकिन उस समय आप मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे और आपने ही इशारे से मना किया था मुझे कि मैं चुप रहूं, इसलिए मेरे मोबाइल में भी बैलेंस नहीं है, इसलिए लेने गई थी। अरे हमसे बोल देती तो क्या हम मना कर देते? दिव्यांशी जी ने जानबूझकर बात चढ़ाते हुए बोली, चलो बाद में डिस्कशन कर लेना, अभी फिलहाल तो कचौड़ी खाओ, ठंडी हो रही है। मोहन जी ने बात पलटने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों कचौरी खा ले पापा, जब मीरा की इच्छा है कि पनीर बनेगा तो पनीर ही बनेगा। इसे क्या पनीर बनाने में जोर आ रहा है जो बहाने ढूंढ रही है? मानव बीच में ही बोला, चुप कर मानव, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं होता है। और आज मीरा को पनीर खाना है तो एक पनीर के लिए अपनी पत्नी को कितना सुनाने को तैयार हो गया। शादी से पहले मीरा तुझसे कई चीजों की डिमांड करती थी, तब तो कभी लाकर तूने उसे दिया ही नहीं, फिर आज क्यों? अभी मीरा 10 दिन यहाँ पर ही है, फिर बन जाएगा, फिलहाल चुपचाप नाश्ता करो। आखिर मोहन जी ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा कर कहा तो मानव चुप हो गया। मानव कितने ही गुस्से में क्यों ना हो अपने पापा से ज्यादा नहीं बोल पाता था, पर उसने गुस्से से कंचन को घूर कर देखा। कंचन का दिल धक से वही रह गया। अब मानव क्या करेगा ये सोचकर ही उसकी रूह कांपने लगी थी। फिर सब लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद तो सब अपने अपने काम में लग गए। मेरे अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने निकल गई, वहीं दिव्यांशी जी अपनी सहेलियों के साथ पंचायती करने पड़ोस वाले शर्मा जी के घर पर। मोहन जी अपनी दुकान पर रवाना हो गए, पर संडे होने के कारण मानो तो घर पर ही था। उसके तो ऑफिस की छुट्टी थी। इधर कंचन रसोई में काम कर रही थी कि मानव ने उसे आवाज दी, कंचन इधर कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हे भगवान, क्या बात करनी है? सोचते सोचते कंचन कमरे की तरफ गई। उसके पैर नहीं उठ रहे थे, पर अगर वो थोड़ा भी लेट करती तो मानव रसोई में आकर ही शुरू हो जाता। इसलिए जैसे तैसे हिम्मत कर वो कमरे में गई। देखा तो मानव गुस्से में था। जी मानव जी, आपने बुलाया? मानव जी की बच्ची मेरे पापा से सबके सामने मुझे डांट पड़वा कर बड़ी खुश हो रही है। यही इज्जत है तेरी नजरों में? मेरी बेइज्जती करा कर तुझे बड़ा मजा आता है? नहीं नहीं मानव जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा था पापा जी को। ओ, इसके आगे तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मानव ने उससे पहले ही इतनी जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर खींच कर दे मारा
इतनी तेज से वो थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था कि एक पल के लिए सारी दुनिया ही घूम गई। चक्कर खाकर वो वहीं पर गिर गई। गिरने के कारण उसके सिर पर चोट भी लग गई और सूजन भी आ गई। आइंदा इज्जत से रहना, मेरे सामने ऊंची आवाज में भी मत बोलना और ना ही मेरे माता पिता के सामने कुछ बोलोगी। बड़ी आई मुझे दो बातें सुनवाने वाली, मानो उसे निरंतर सुनाया जा रहा था, जबकि कंचन को इस बात का होश भी नहीं था कि मानव क्या क्या बोल गया। जब तक वो होश में आती और अपने आप को समेट पाती तब तक वो तो कमरे के बाहर भी निकल गया। उसने सोचा कि माँ को फोन लगा दूं, पर फिर ये सोचकर चुप रह गए कि माँ तो क्या ही कर लेगी, वो तो खुद ही मामा मामे के भरोसे हैं, पापा है नहीं। जब वो बहुत छोटी थी तभी उनका देहांत हो गया था। ससुराल वालों ने माँ को रखा नहीं तो नाना जी ने उन्हें अपने साथ ले आए और नाना जी के मरने के बाद मामा मामी ने ही सारी जिम्मेदारी निभाई। अपने ही दम पर उन्होंने कंचन की शादी करवाई थी। हालांकि सब कुछ देखभाल कर ही शादी की थी, पर अब किस्मत में ही कमी लिखी है तो क्या कर सकते हैं। अब वापस जा करके मामा मामी को परेशान करना सही बात भी नहीं है। हालांकि मामा मामी ने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी बेटी की तरह ही उसे रखा। पर अब तो शादी हो चुकी है, क्या अब भी उसी हक से वहाँ पर जा सकती है? यही सोचकर चुप रह गई और रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई। अब जब ससुराल वाले अच्छे से जानते हो कि बहू के मायके की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है तो वो भी बेलगाम हो जाते हैं। बहुत कम किस्मत वाली होती है जिन्हें ससुराल अच्छा मिलता है। इसलिए अपनी किस्मत पर रोती हुई कंचन कुछ न कर सकी। दोपहर के खाने के समय सब लोग घर में आ गए। उस समय कंचन कमरे से निकलकर रसोई में आई तो उसके सिर पर चोट के निशान थे। चेहरे से लग रहा था कि वो खूब रोई है। ये देखकर मीरा ने दिव्यांशी जी की तरफ इशारा किया, पर दिव्यांशी जी ने भी उसे चुप रहने का ही इशारा किया। उन्होंने कंचन से एक शब्द नहीं पूछा क्योंकि मोहन जी भी वहीं बैठे हुए थे। दोनों उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई। वहाँ जाकर मीरा ने कंचन से पूछा, भाभी आपके सिर पर चोट के निशान कैसे, क्या हुआ, चलते फिरते गिर गई क्या? पर उसकी बात सुनकर कंचन का रोना छूट गया। अपनी ससुरिया के साथ वो बोली, ओ तुम्हारे भैया ने मुझे बस कर बहू, अपनी और अपने पति की बातें अपने बेडरूम तक ही रख, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। और अपनी रोने की आवाज को कम रख, बाहर तेरे ससुर जी को सुनाई देगा तो अच्छा नहीं लगता। खाना हम परोस देंगे तो रोटी सेक, दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। दिव्यांशी जी का जवाब सुनकर कंचन हकी बकी उनको देखती रह गई। अब देख क्या रही है ऐसे, फटाफट रोटी सेक, हम परोस देंगे बाहर। एक तो ऐसी हरकतें करती है, तुझे पता नहीं है क्या कि मानव का स्वभाव कैसा है, फिर भी जानबूझकर उसे जवाब पर जवाब दिए जा रही है। अब इस बात को यहीं खत्म कर, ये बात बाहर तक नहीं जानी चाहिए। घर की बहू हो तुम, घर की बातों को ढक कर रखो। फिर दिव्यांशी जी मीरा से बोली। मीरा तो फटाफट पापा के लिए खाना लगा। अभी भी कंचन उन्हें हैरानी से देखती ही रही तो उसे साइड में हटाकर वो खुद ही रोटी सेकने लगी और थाली में डालकर मीरा को देकर बोली, तो फटाफट पापा को खाना देकर आ। जब मोहन जी ने मीरा को खाना परोसते देखा तो बोले, अरे मीरा, आज सूरज किधर से निकल आया तो खाना परोस रही है। कंचन कहाँ गई? तो कभी मदद नहीं करती अपनी भाभी की। बस पापा, ऐसे ही भाभी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा थोड़ी मदद ही कर दूं। मीरा का जवाब सुनकर एक पल तो मोहन जी हैरानी से उसे देखते रहे, फिर बोले, शाबाश बेटा, ऐसे ही मिलजुल कर घर का काम होता है। कहते हैं जिस घर में बहू बेटी मिलजुल कर काम करती है उस घर में खुशियाँ रहती है। आज तो इसी खुशी में मैं एक रोटी और ज्यादा खा लूंगा। मीरा एक फीकी सी मुस्कान लेकर रसोई में आ गई। तब दिव्यांशी जी कंचन से बोली, अब खड़ी खड़ी देखती ही रहेगी या रोटी भी बनाएगी? चल फटाफट खाना बना, बहुत जोर से भूख लग रही है। मीरा, मैं तेरे पापा के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ, तो खाना परोस, नहीं तो तेरे पापा खुशी खुशी में रसोई में आ जाएंगे और फिर इसके रोने चेहरे को देखकर बेवजह दो बातें हमें और सुनाएंगे। कहकर दिव्यांशी जी बाहर आ गई और मीरा खाना परोसने लगी। जब मोहन जी ने खाना खा लिया तो तब तक मानव भी घर पर आ गया। दिव्यांशी जी ने मीरा को मानव के साथ ही बैठा दिया और खुद खाना परोसने लगी, पर एक बार भी कंचन को मोहन जी के सामने नहीं आने दिया। जब मोहन जी चले गए तो कंचन को आवाज लगाकर बोली, अब महारानी खुद ही परोसते खाना बेवजह थका दिया।
अंदर बाहर करके और फिर मानो से बोली, इस तरह से मारता है क्या कोई? देख चेहरे पर निशान पड़ गया। किस तरह है तेरे पापा से छुपा के रखा है हम जानते हैं। अभी इसका उनके सामने आना होता और उनका चिल्लाना होता तुझ पर। थोड़ी अकल तो भी रखा कर, अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा कर। आप गुस्सा ठंडा करने की बात कर रहे हो? मेरा मन तो कर रहा था कि अच्छा खासा पीट दो उसे, पर फिर चुप रह गया, यही बड़ी बात है। अब आप मुझे मत समझाओ। आखिर मानो के सामने दिव्यांशी जी भी चुप हो गई। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, जबकि कंचन वही बाहर एक तरफ बैठ गई। तभी घर की डोरबेल बजी। कंचन दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगी कि तब तक दिव्यांशी जी बाहर निकलकर आ गई। क्या पागलपन कर रही है तू? पहले अपने चेहरे को तो सही कर ले, दुनिया को दिखाएगी क्या? जा अपने कमरे में। दिव्यांशी जी की लताड़ सुनकर कंचन अपने कमरे में आ गई। दिव्यांशी जी ने दरवाजा खोला तो सामने कंचन के मामा मामी खड़े थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। भला कंचन को इनसे कैसे छुपाए? अरे आप लोग! आज अचानक इतने में मानव भी निकल कर बाहर आ गया। मम्मी कौन है? अचानक कंचन के मामा मामी को सामने देखकर वो वहीं फिटक कर खड़ा रह गया। अरे समधन जी, अंदर भी बुलाएंगी या बाहर से विदा करेंगी? अचानक मामा जी मजाक करते हुए बोले। उनकी बात सुनकर दिव्यांशी जी झेप गई और उन्हें घर में ले आई। तभी मानव उन्हें नमस्ते कर कमरे में जाने लगा। मैं अभी कंचन को बुला कर लाता हूँ, कहकर वो कमरे में गया और कंचन को धमकाते हुए बोला, अपनी जबान खोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रहना और कुछ भी बहाना कर देना कि तुम्हें चोट कैसे लगी है। कह देना कि गिर गई थी इसलिए चोट लगी है, समझी तुम? आखिर मामा मामी है, तुम्हारी माँ का बोझ उठा रहे हैं, वही बड़ी बात है। आखिर कंचन अपने कपड़े वगैरह सही करके बाहर आई तो उसके चेहरे की चोट देखकर मामा मामी दोनों खड़े हो गए। कंचन, ये क्या हो गया तुझे? जी ओ, आज ये गिर गई थी, इस कारण से सिर पर चोट लग गई, मानो बहाने बनाते हुए बोला। पर मामा मामी को देखकर कंचन को रोना छूट गया। उसे यूं फूट फूट कर रोता देखकर मामी उसके पास आई और उसे अपने गले लगाते हुए बोली, क्या बात है कंचन बेटा, सच सच बोल, कुछ मत छुपा। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? इतने दिनों बाद आप लोगों को देखा है तो शायद इसलिए रोना छूट गया होगा। दिव्यांशी जी बात संभालते हुए बोली, ना ना समधन जी, यह बात तो नहीं है, हमारी कंचन इतनी भी कमजोर नहीं है। अचानक मामी जी बोली, अरे तो मामी जी आप कंचन से ही पूछ लीजिए। मानव बीच में ही बोला, नहीं मामी जी, मुझे मेरे पति ने मारा है। अचानक कंचन बोली तो सभी लोग सकेत में आ गए। ऐसे कैसे? आपने हाथ उठा दिया हमारी बच्ची पर? मामा जी दिव्यांशी जी से बोले, अरे ये तो उनके बेडरूम की बात है, पति पत्नी के बीच की बात है। मेरे हिसाब से इन लोगों को आपस में ही हल कर लेना चाहिए, इसमें भला हम लोग क्या बोलेंगे? दिव्यांशी जी उन्हें समझाते हुए बोली, समधन जी यही बात जब आपकी मीरा पर हो तब बोलिएगा। हम हमारी बेटी के लिए ये सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। जब बड़े लोग ही अपना पल्ला झाड़ ले तो भला ऐसे घर में हम अपनी बेटी को रख कर क्या करेंगे? माफ करना समधन जी, हमारी बेटी हमको भारी नहीं हुई है, ले जाएंगे हम इसे यहाँ से। बेटी की शादी मार खाने के लिए नहीं की है हमने। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, दिव्यांशी जी ने कहना चाहा, पर मामा मामी ने एक न सुनी और कंचन को वहां से ले गए। जब मोहन जी को इस बात का पता चला तो वो भी बहुत गुस्सा हो गए और जब दिव्यांशी जी ने और मानव ने कंचन को वापस लाने के लिए कहा तो मोहन जी ने खुद ही इससे इनकार कर दिया।